आप लोगों ने बना लिया होगा असाइनमेंट्स, तो ज़्यादा आप लोगों के लिए आसान रहेगा असाइनमेंट साथ में कर रहे हो तो। चलो पहली आपकी आवाज़ आ रही दोनों को? यस सर। ठीक है। पहली आपकी जो न्यूज़ है वो वही 9 दिसंबर की है। सम कोविड वैक्सीन में गॉट नोड इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। तो यहाँ से देखो एक एमसीक्यू के लिए हमको क्वेश्चन मिल गया कि पहली बार जो ब्रिटेन में वैक्सीन दी गई है वो किसे दी गई है। तो मार्गरेटा कैनन जो है, इनका नाम याद रखना, 91 ईयर्स की हैं। और जैसे कि हर एक देश ने डिसाइड किया है कि पहले जो है जो 60+ वाले एज हैं या 70+ एज के लोग हैं, पहले उनको वैक्सीनेशन दी जाएगी। उसके बाद उसी के पैरेलल जो है वो हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन दी जाएगी। और उसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो फिर जो यंगस्टर्स हैं, यानी कि 20 और 40 के बीच में है या 20 और 60 के बीच में, उनको वैक्सीन दी जाएगी। तो उम्मीद है कि शायद इनको देने के बाद भी एक चेन टूटे आपकी। ठीक। और दूसरी तरफ अगर हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पर भी जो जो आपका फाइजर से लेकर जो आपका सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ वो है आपका पुणे में, और कोवैक्सीन, उसने भी क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया है कि हमारी वैक्सीन भी जो है इमरजेंसी यूज़ के लिए दी जाए। और लगता भी ये है कि इसको जल्दी परमिशन इसलिए मिल जाएगी कि हर एक स्टेट लेवल में, अगर आप कल क्या कहते हैं इसका योगी का स्टेटमेंट देखें और यहाँ उत्तराखंड में अगर देखें स्टेटमेंट देखें, तो सब लोग तैयारी करें कि विद इन वीक जो है कैसे ये वैक्सीन जो है सबको लगाई है। ठीक। और आ आज गई यार। हाँ, वैक्सीन तो परमिशन देख रहे हैं ना वो, कि परमिशन पहले मिल जाए ना। वो कोवैक्सीन तो लॉन्च होनी ही होनी है, थर्ड ट्रायल हाँ तो सर। उसका खत्म हो गया ना आपका। अब फाइजर की जो वैक्सीन है वो इंडिया में लॉन्च होने की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम इसलिए है क्योंकि -70 डिग्री जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, यहाँ एक बात ये भूल रहे हैं कि -70 का मतलब ये नहीं कि जब वो इंजेक्शन फॉर्म में होगा तब भी -70 होगा। जब लगाया जा रहा होगा तब तो लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए ना, ये थोड़ी कि आइस है वो। लेकिन ड्यूरिंग दी प्रिजर्वेशन, ड्यूरिंग दी ट्रांसपोर्टेशन, आपको उसका टेम्परेचर -70 रखना पड़ेगा। यानी कि जब वो बनेगी, बनने से लेकर जब तक लग नहीं जाती, लगने के लिए इंजेक्शन में भरी नहीं जाती, तब तक आपको -70 रखना है। अगर कोई तरीका हो जाए तो अलग बात है। अब जैसे आज का अखबार का मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, कल जो ये वैक्सीन, कल और परसों जो ये वैक्सीन लगाई गई है यूके में, तो 2 पेशेंट्स की में कुछ साइड सिम्टम्स दिखे। वो देखो हर वैक्सीन में दिखते ही दिखते हैं। आज भी आपकी कई वैक्सीन हैं जो सूट नहीं करती हैं, जो कई सालों से लगी आ रही है। खैर, तो यहाँ से सिर्फ आपको इनका नाम याद रखना है कि सबसे पहली वैक्सीन जो है किस जो पर्सन था उसको लगाई गई थी और कहाँ पर लगाई गई थी, यूके में लगाई गई थी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला जो हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे थे और जिसमें आपको परसों वाली में पढ़ा रहा था कि लगातार इंडियन जो यस सर। प्लेट है वो किससे लग रही है, ये एशियन प्लेट से लग रही है और लगातार माउंट एवरेस्ट की हाइट बढ़ती जा रही है। तो अब जो माउंट एवरेस्ट की नई हाइट ऑफिशियली डिक्लेयर की गई है, मैंने उस दिन बताया था 8848, अब डिक्लेयर की गई है 8848.6 मीटर। ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि 0.6 जो है उतने की इंक्रीमेंट हुई है, कोई ज्यादा की है वो, लेकिन ऑफिशियली अब किताबों में लिखा आएगा 0.6, यानी कि 8848.6। जबकि कई जो जियोलॉजिस्ट हैं वो उनका कहना है कि जिस हिसाब से इंडियन प्लेट एशियन बढ़ प्लेट रही के है। साथ नहीं बटी नहीं है, जिस हिसाब से कोलाइड हुई है उस हिसाब से इस समय 8850 हाइट पहुंच चुकी है। किसकी? हिमालय की। अच्छा खैर, अब यहीं से कुछ चीजें देख लें। अगर आपको ये हेडिंग में दिख रहा हो कि इंडिया ने जो ये सर्वे किया था, हमारे यहाँ जो वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है देहरादून में, यहीं पर सर्वे हुआ था। तो इसने जो ये सर्वे किया था वो 1954 में किया था। उसके और 54 की जो ये हाइट थी वो 8848 मीटर थी, जो इतने सालों से हम लोग पढ़ रहे थे। उसके बाद मौका नहीं मिला कि साइंटिफिक तरीके से दोबारा इस हाइट की मेजरमेंट कर पाए। और उम्मीद ये थी कि नेपाल और इंडिया इस बार क्या करेंगे, हाइट की मेजरमेंट करेंगे। लेकिन इसमें नेपाल ने किसका सहारा लिया है? आपका चाइना का सहारा लिया है। और उसकी वजह ये आपको दिख ही रही होगी। ये चाइना ने क्या किया है कि माउंट एवरेस्ट के आसपास 5G के टावर्स लगाए हैं, 5G टेक्नोलॉजी के, और उसी दौरान उन्होंने ये हाइट भी नापी थी। तो इसीलिए कह रहे हैं कि नेपाल को दोनों काम हो गए कि उसकी हाइट भी नप गई, एक बार कि ऑफिशियली रिकॉर्ड में आ जाए, और दूसरा 5G टेक्नोलॉजी के काफ़ी जो वो हैं पोल्स हैं वो हिमालय के आसपास लगाए गए हैं बाय दी चाइनीज कंपनी। तो ये एक और शो करता है कि चाइनीज कंपनी का जो इन्फ्लुएंस है वो लगातार नेपाल पे क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, वो भी अच्छी बात नहीं है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो। खैर, तो ऐसा ना हो कि कुछ सालों बाद जैसे तिब्बत पे किसने कब्जा कर लिया, चाइना ने, वैसे ऐसा ना हो कि नेपाल को भी अपनी ऑक्यूपेशन पे या अपनी इन्फ्लुएंस पे ले ले, वो कौन, चाइना ले ले। उसका रिकॉर्ड बहुत खराब रहा है। खैर, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग।
वो बिल्कुल वही हरकत कर रहा जो आज से कई साल पहले ब्रिटिश कंपनी किया करती थी, कि पहले आती थी एज अ ट्रेडर के तौर पे, एज अ बिजनेसमैन के तौर पे, और धीरे धीरे क्या कर लेती थी, वहां पे ऑक्यूपेशन कर लेती थी। अगर आप अभी का कॉन्टेक्स्ट देखें तो श्रीलंका जो है वो बहुत भारी कर्जे के अंदर है नेपाल में, उसके चाइना के अंडर में, क्योंकि वहां पे एक पोर्ट वोर्ट कुछ बनाया था इसने, चाइना ने, और उतना रेवेन्यू श्रीलंका को हुआ नहीं। तो अब ये कहा जा रहा है कि वो पूरा पोर्ट और उसके आसपास के जितने शहर हैं वो अब किसके अंडर में आ गए हैं, चाइना के अंडर में। तो वहां पे रूल्स एंड रेगुलेशंस चाइनीज गवर्नमेंट के चलते हैं, श्रीलंका का कुछ वहां पे ऑक्यूपेशन रहा नहीं। तो ये हरकत वो मालदीव के साथ भी कर चुका है, ये हरकत मेडागास्कर के साथ भी कर चुका है, ये हरकत वो कई आपके साउथ ईस्ट एशिया के छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जो इंडोनेशिया और फिलीपींस के आसपास है, वहां भी चाइना हरकत कर चुका है। खैर चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, यहाँ से जब ये न्यूज में आया है तो आपके प्रीलिम्स के लिए एग्जाम में आ सकता है एमसीक्यू में कि माउंट एवरेस्ट का नाम क्या है। इसको लिख लो असाइनमेंट के तौर पे, अल्टरनेटिव नेम्स ऑफ द माउंट एवरेस्ट। इसको सब लिख लो तीनों, अल्टरनेटिव नेम्स। श्री आवाज आ रही है आपको? यस सर। ठीक है, इसको लिख लो असाइनमेंट, अल्टरनेटिव नेम्स ऑफ माउंट एवरेस्ट। अल्टरनेटिव नेम ऑफ माउंट एवरेस्ट कि तिब्बत में क्या कहा जाता है, इंडियंस उसे क्या बोलते हैं, सबके नाम, नेपाली में उसे क्या कहा जाता है, तो सब कुछ अलग अलग नाम है इसके, तो उसको एक बार देख लेना नाम को। ठीक है, चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, और इसमें कुछ इतना है नहीं डिस्कस करने लायक जो न्यूज में आ सके। चलिए अगला आपका ये रहा, ये असल में है एडिटोरियल का पार्ट, लेकिन मुझे लगा कि ये डिस्कस करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस में आ सकता है कि द राइज ऑफ द एआई, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द इकोनॉमी। तो आने वाले टाइम पर आप ध्यान रखना, एआई का मैं कई बार क्लास में बोल चुका हूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो हर जगह आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अब अगर यहाँ से बात करें, कभी आपको ऐसे लिखने को आए या मेंस में लिखने को आए या प्रीलिम्स में, तो खैर घुमा फिरा के दे सकते हैं कि एआई का मेन तौर पे अगर यूज होगा तो यहाँ पर होगा। इसी को आपको ब्रॉड कर देना है। सबसे पहला है आपका हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। ठीक है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल कैसे कि कई आपके अब ऐसे रोबोट्स बन गए हैं जो कि क्या करते हैं, ऑपरेशंस करते हैं। ठीक है, अभी छोटे मोटे ऑपरेशंस हैं लेकिन धीरे धीरे इनकी जो एक्टिविटी है वो बढ़ा रहे हैं। तो इससे एक फायदा क्या होगा कि जहाँ पे रिमोट एरियाज में जहाँ पे डॉक्टर्स आर नॉट अवेलेबल, तो गवर्नमेंट ने कुछ नहीं करना है, वहाँ पे पूरा एआई का सेटअप स्टैब्लिश कर देना है, और विद द गाइडेंस ऑफ द डॉक्टर जो कि दूर बैठे होंगे आपके कहीं अपने मेन सिटी हॉस्पिटल के अंदर, एआई की मदद से रोबोट क्या करना शुरू कर देंगे, ऑपरेशन शुरू कर देंगे। तो ये बहुत अच्छा आने वाले टाइम पे होने वाला है, एआई का एक बहुत अच्छा फ्यूचर है आपका। दूसरा, मेडिकल रिसर्च भी वही एआई में हो सकता है बड़े आराम से। पब्लिक हेल्थ हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन एआई की मदद से बहुत अच्छा क्या हो सकता है, आपका एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है, जो कि लगातार हमारे यहाँ बढ़ ही रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा चाइना में एआई का बड़ा अच्छा यूज हो रहा है, किसमें, एडमिनिस्ट्रेशन में। कैसे कि फेस रिकॉग्निशन से, वहां पर जितने भी आपके चौराहों पर या मेन जो आपके सड़कें हैं वहां पे कैमरास लगे होते हैं, उनमें एआई होते हैं। जैसे ही आपका चेहरा उस पर आता है तो आपका नाम, आपका पता, आपका एज, आपका प्रोफेशन, सब कुछ वहां की लोकल अथॉरिटीज को पता चल जाता है कि कौन कहाँ मूव कर रहा है। तो अब इसमें कई लोग हल्ला क्या मचाते हैं कि राइट ऑफ प्राइवेसी का क्या है, इम्ब्रीचमेंट है कि आप कहाँ जा रहे हैं ये हम लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को क्यों बताएं। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कई बार ये चीज़ अगर करनी पड़े तो कोई बुरी बात नहीं है। खैर, तो यहाँ से थोड़ा सा इसको सर्च कर लेना, साइड में लिख लो, यूज ऑफ एआई इन कॉमन लाइफ। जहाँ जहाँ इसके यूज आप देख सकते हो या आपको आर्टिकल मिलेगा उसमें इसको सर्च कर लेना, एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, यूज ऑफ एआई इन कॉमन लाइफ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और अभी कुछ कॉलेजेस ने एआई में आपका बीटेक करना भी शुरू करवा दिया है, क्योंकि जितनी जल्दी करेंगे उतना अच्छा रहेगा, जो स्टूडेंट्स बाहर निकल के आएंगे। और आने वाले टाइम पर सबसे ज़्यादा जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो सबसे ज़्यादा एआई में ही मिलेगी आपको। बीटेक का जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्यूटर्स है, अब बीटेक आप एआई में देखेंगे। हमारे देहरादून में तो इसने शायद शुरू कर दिया है, कौन सा, पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी ने। खैर, लिख लिया तीनों ने ये असाइनमेंट, लिख लिया कॉमन लाइफ में? यस सर। यूज ऑफ एआई इन कॉमन लाइफ, ठीक है, इसको सर्च करना। चलो खैर, और वैसे भी मैं कई बार बता चुका हूँ आप लोगों की, जो अभी आप गूगल इस्तेमाल करते हो, गूगल का इस्तेमाल करते हो, वो एक तरीके का एआई है, आर्टिफिशियल क्या है, इंटेलिजेंस ही है। कि जब भी आप गूगल में आधा वर्ड डालते हो उससे रिलेटेड वो पूरा कीवर्ड दिखा देता है, या उससे रिलेटेड आपको एड्स दिखाना शुरू कर देता है, वीडियोस दिखाना शुरू कर देता है, तो असल में वो एआई होता है आपका। चलिए नेक्स्ट आपका रहा ये, सार्क नीड्स अ टेरर फ्री। ठीक है, असल में ये जो हमारे पीएम साहब हैं, ये 36 चार्टर डे एनिवर्सरी सार्क की कर रहे थे
वर्चुअली उसको वो कर रहे थे, वहाँ बोल रहे थे, तो उसमें उन्होंने बोला कि जो सार्क है वो टेरर फ्री होना चाहिए। अब यहाँ से ये बाकी का हम लोग भूल जाते हैं, इसमें कुछ नहीं पढ़ना। मेन तौर पे दोबारा एग्जाम में आ सकता है कि सार्क में कितनी कंट्रियां हैं, तो सार्क में आपकी 8 कंट्रियां हैं, वो आपकी 8 कंट्रियां ये रही, ठीक है। इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, मालदीव हो गया, ठीक है, और ये भूटान हो गया आपका। और ये कौन सी कंट्री है, किस कंट्री का फ्लैग है ये, कौन बताएगा तीनों में से? ये किस कंट्री का फ्लैग है? ये तो सबको पता होगा, ये किस कंट्री का? अफगानिस्तान, हाँ, नेपाल, ये आपका अफगानिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, नेपाल, ये आपका बांग्लादेश, बांग्लादेश। ठीक है। तो अगर हम नीचे देखें तो जो थोड़ा सा बना रखा है, सार्क इज अ रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। सार्क का जो कॉन्सेप्ट था जब पहली बार कब शुरू हुआ था, देखो क्या क्या लिखा हुआ है, फाउंडेड इन ढाका ऑन 8 दिसंबर 1985 में। तो ये इनिशिएटिव राजीव गांधी का भी माना जाता है कि राजीव गांधी ने ये सोच से सार्क का बनाया था कि जैसे यूरोप की, क्योंकि उस समय तक यूरोपियन यूनियन फॉर्म में पूरी तरीके से आया नहीं था, लेकिन थोड़ा बहुत लोगों को पता चल गया था कि एक यूरोपियन यूनियन बनने वाली है। तो राजीव गांधी का भी यही सपना था कि भाई क्यों ना साउथ एशिया, क्योंकि ये सारी कंट्रियां कहाँ की हैं आपकी, साउथ एशिया की हैं, कि साउथ एशिया की ये सारी कंट्री जो है एक साथ मिलकर काम करें, यहाँ पे फ्री ट्रेड हो, फ्री मूवमेंट हो और करेंसी एक हो जाए। मतलब अगर ऐसा हो जाता तो आप सोचो लिटरली आपका साउथ एशिया दुनिया में सबसे आगे निकल जाता, क्योंकि अगर आप ये सारी कंट्रियों को देखें तो इसमें सबके अंदर कुछ ना कुछ क्या है, आपका पोटेंशियल है, ठीक। अच्छा, अब यहीं से सार्क से जो क्वेश्चन बनेंगे वो बहुत सारे बन सकते हैं। सबसे पहला, सार्क बनी कब थी, तो आपने टिक कर देना है 1985 में, उस समय इसका और दूसरा इसका सेक्रेटरीट कहाँ है, आज भी आप कहते हो सचिवालय, वो कहाँ पर है, काठमांडू नेपाल में, ठीक है। फिर आपको एक सर्च करना है, वो आपके लिए एक मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ, रीजनल सेंटर्स, इसको लिख लो, रीजनल सेंटर्स ऑफ द सार्क, रीजनल सेंटर्स ऑफ द सार्क। लगभग आपको 5 या 7 मिलेंगे। जैसे मैं एग्जांपल बता देता हूँ, जैसे सार्क का लिखा हुआ है डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, ठीक है, इस तरीके से लिखा होगा, डॉक्यूमेंटेशन सेंटर ऑफ द सार्क, तो वो आपका दिल्ली में है। ऐसे ही आपका टीबी सेंटर, ट्यूबरक्लोसिस टीबी सेंटर, जहाँ पे कोशिश की जाती है कि सर्च करें और सार्क से टीबी खत्म हो जाए, तो वो भी आपका इंडिया के अंदर ही है। ऐसे आपके 5 से 7 सेंटर्स आपको मिलेंगे जो आपके एग्जाम में आते हैं। अब उन्होंने ये मेन ऐसा पूछना बंद कर दिया है कि अच्छा बताओ सार्क का सेंटर या हेड कहाँ पर है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वो बंद कर, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। वो आपसे क्या पूछेंगे, रीजनल सेंटर्स ऑफ द सार्क। हाँ ठीक है, ध्यान रहेगा। श्रेया यस सर। लिख लिया? तो ये मुझे कल दिखाओगे आप लोग, ठीक है। उसकी पिक्चर जो है क्लिक करके भेजोगे कि ये असाइनमेंट्स किए कि नहीं किए, जो मैं दे रहा हूँ अभी, ठीक। तो रीजनल सेंटर्स ऑफ द सार्क को सर्च कर लेना, एग्जाम में मैंने देखा आए हैं, और पीछे जैसे एग्जाम में आपके आते रहते हैं। दूसरा, अगर इसी से क्वेश्चन बने तो वो ऐसे बना सकते हैं कि ये जो आपकी 8 कंट्रीज हैं, इनको ऑर्डर वाइज लगाओ, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ पर है। तो नंबर 1 में तो किसी को डाउट है ही नहीं, ठीक है। तो एक बार इनका ऑर्डर आपको मेंटेन करना ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन करना है आपको, ठीक। चलो, इसमें और इकोनॉमी की बात करें तो सबसे अच्छी इकोनॉमी भी हमारी है, अगर ओवरऑल में बात करें तो हम लोग, ठीक। और दूसरा ये कि इंडिया सबके साथ बाउंड्री शेयर करता है, श्रीलंका के साथ आपकी है, मालदीव के साथ है, लेकिन अफगानिस्तान के साथ लिटरली यानी कह सकते हो कि बाउंड्री नहीं है, क्योंकि वो किसके पास एरिया आ गया आपका, पाकिस्तान पीओ के पास आ गया, ठीक है। तो वो नहीं हो पाती है, बाकी सारी बाउंड्रीज हमारी शेयर होती है। चलो फिर अगला बढ़ते हैं हम लोग, ठीक। अगला आपका ये रहा, फ्रेंच के जो एम्बेसडर हैं, उन्होंने बोला है कि ये कोविड-19 के वजह से जो राफाल की डिलीवरी होनी है उसमें कोई डिले नहीं होगी। जो हमने प्रॉमिस कर रखे थे कि आपको 36 राफाल फाइटर टू बी इंडिया बाय 2022, वो आपको मिलेंगे। तो ये हमारे लिए अच्छी खबर है कि इससे जो हमारी एयरफोर्स की जो स्ट्रेंथ है, जो हमने कम्पिटिट करनी है, चाइना के साथ कम्पिटिट करनी है, पाकिस्तान के साथ कम्पिटिट करनी है, तो वो टाइम पे हमको हो जाएगा। क्योंकि एक रिपोर्ट कहती है कि एयरफोर्स के मामले में, फाइटर प्लेन के मामले में इंडिया जो है अभी अपने नेबरिंग कंट्री, बाकी हम श्रीलंका और भूटान से कंपेयर नहीं करेंगे, चाइना से और पाकिस्तान से हमारे जो फाइटर प्लेन है थोड़े से कमजोर है। उनके पास 5th से लेकर 6th जनरेशन के फाइटर प्लेन्स हैं, हमारे पास क्या है इस समय
थोड़े कम आपके वो दे रखे हैं। ठीक, चलो खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, अगला आपका ये रहा, एमिड पेंडेमिक नोबेल प्राइज विनर रिसीव प्राइज एट होम। तो आज आपकी 10 दिसंबर है। आज ही के दिन क्या होता है, ये जो नोबेल प्राइज है बहुत बड़ा फंक्शन किया जाता है और ये प्राइजेस क्या किए जाते हैं, नोबेल प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। लेकिन कोविड के कारण ये डिसाइड किया गया है कि भाई ये नोबेल प्राइज जो जिनको मिले हैं 2020 के, उनके घरों पे पहुंचाए जाएंगे। ठीक, अब होता ये है कि आईएएस में प्रीलिम्स के एग्जाम में कई बार, या सीडीएस जैसे एग्जामों में कई बार, ये मतलब ओवरऑल यूपीएससी के जितने भी आपके एग्जाम हैं उसमें हर 2 साल में या 3 साल में ही आपका ये नोबेल प्राइज पूछते हैं, बार बार नहीं पूछते, लेकिन याद हर बार करके जाना पड़ता है कि भाई ठीक है भाई, किसी पूछ सकते हैं मेडिकल का किसको मिला, लिटरेचर का किसको मिला, पीस का किसको मिला, वो हर बार पूछ ही लेते हैं। ठीक, अच्छा, ये जो आपका फोटो आप देख रहे हैं जिनकी, ये आपकी कौन है, अकॉर्डिंग टू द नोबेल फाउंडेशन प्रोग्राम, ये आपकी इमैनुअली जो है उन्होंने ये डिक्लेरेशन किया। अब थोड़ा सा यहीं पर मैं थोड़ा सा बता दूं नोबेल प्राइज के बारे में कि नोबेल प्राइज जो है वो देते किस किस फील्ड में है। तो सबसे पहला अगर आप देखो जो लाइन लिखी है कि एल्फ्रेड नोबेल साहब एक थे, स्वीडिश केमिस्ट, इंजीनियर, इंडस्ट्रियलिस्ट। उन्होंने डायनामाइट इन्वेंट किया था और इतना पैसा उससे कमाया कि अतः इनके पास पैसा हो गया था। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि भाई अब ये मैं चाहता हूँ कि वेलफेयर के काम में लगे। तो उन्होंने जो उनकी टेस्टिमनी थी, यानी जिसको हम लोग विल बोलते हैं, 1895 में गेव द लार्जेस्ट शेयर ऑफ हिज फॉर्च्यून, यानी कि जो भी डायनामाइट पूरी दुनिया में बेच बेच के कमाया था वो किसको दे दी, ये नोबेल प्राइज के लिए दे दी। ठीक, तो पहला चीज तो ये हो गई कि ये नोबेल प्राइज वाला कॉन्सेप्ट जो है वो किसकी वजह से शुरू हुआ, एल्फ्रेड नोबेल, जो कि क्या थे आपके स्वीडिश, यानी कि स्वीडन के वो थे, केमिस्ट थे। और क्या इन्वेंट किया था इन्होंने, डायनामाइट। तो एक आपका एमसीक्यू क्वेश्चन ये हो गया। ठीक है, दूसरा, शुरुआत मेन तौर पे कह सकते हो टेस्टिमनी 1895 में उन्होंने कर दी थी। अच्छा, अब आता है कि इनिशियली ये प्राइस किस किस फील्ड में देते थे। तो पहला हो गया फिजिक्स, दूसरा हो गया केमिस्ट्री, तीसरा आपका हो गया फिजियोलॉजी या मेडिसिन, दोनों में कोई एक वर्ड लिखा होगा, फोर्थ आपका हो गया लिटरेचर, और फिफ्थ क्या हो गया, पीस। ठीक है, तो यानी कि 5 फील्डों में दिया जाता था। कौन सा नहीं था, क्वेश्चन ये मैंने एक बार देखा पीसीएस में आया था कि नोबेल प्राइज जो है वो इनिशियली किस फील्ड में नहीं दिया जाता था इनिशियली, बाद में वो फील्ड एड ऑन की गई। और वो कब एड ऑन की गई, 1968 में। और वो 6th आपकी फील्ड थी क्या, इकोनॉमी। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखा। श्रेया, श्री, कैसे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो शुरू के 5 को रट्टा मारना है आपको, शुरू के 5 को रट्टा मारना है, बाकी 6th आपका बाद में जोड़ा गया। ठीक, अच्छा, फिर क्या है, द नोबेल प्राइज कंसिस्ट ऑफ नोबेल मेडल एंड अ डिप्लोमा। ठीक है, साथ में पैसे भी मिलते हैं भाई, एंड अ डॉक्यूमेंटेड कंफर्मेशन द प्राइज अमाउंट। फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि बिटवीन 1901 एंड 2018 द प्राइज हैज बीन अवॉर्डेड 590 टाइम्स, दिया गया क्योंकि हर साल दिया जाता है आपका। ठीक है, अगला, हाउ कैंडिडेट्स आर नॉमिनेटेड, कैसे कैंडिडेट्स का नॉमिनेशन होता है। तो एक नोबेल प्राइज की क्या होती है, कमेटी होती है, वो पूरे दुनिया भर के जो फील्ड के लोग होते हैं उनकी स्टडी करते हैं, उनके कंट्रीब्यूशन को देखते हैं, उसके बाद डिसाइड करते हैं कि उनका जो रिसर्च है वो ह्यूमैनिटी के लिए क्या किया उसने। यानी कि ऐसा नहीं कि जो भी उनका रिसर्च है वो बहुत कम लोगों तक पहुंचा है, लेकिन उनके रिसर्च से, चाहे वो फिजिक्स की फील्ड में हो, केमिस्ट्री की फील्ड में हो, या ये जो दूसरा फील्ड कौन सी थी आपकी, फिजियोलॉजी, उसकी फील्ड में हो, उससे पूरी दुनिया को कितना फायदा हुआ है। तो बहुत, जितना ज्यादा ह्यूमैनिटी को फायदा होगा उतना ज्यादा क्या करेंगे वो, उसके चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। जैसे मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो आपकी फाइजर कंपनी है, इसके एक हस्बैंड वाइफ है कोई, उनका नाम याद नहीं आ रहा, उनका मेन कंट्रीब्यूशन है ये फाइजर कंपनी की कोविड-19 के जो वैक्सीन है उसको सर्च करने में। तो मोस्ट प्रॉब्ली शायद अगले साल या उसके अगले साल शायद इनको नोबेल प्राइज मिले अगर ये वैक्सीन बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। ठीक है, तो बस आपको ध्यान रखना है कि ये 6 की 6 फील्ड्स हैं, इनके रिसर्च करने से ह्यूमैनिटी पे क्या असर पड़ा है, कितना वास्ट ह्यूमैनिटी पे असर पड़ा है, उसके बेसिस पे ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, याद रहेगा। अच्छा, फिर उसके लिए ये नोबेल कमेटी बनाई जाती है, तो हर एक के लिए नोबेल प्राइज कमेटी, फिजिक्स के लिए अलग है, फिजियोलॉजी के लिए अलग है, लिटरेचर के लिए अलग है, पीस के लिए अलग है, और इकोनॉमिक्स के लिए अलग इन्होंने बना रखी है। अच्छा, अब यहीं से अगर एक और डिस्कस कर लें हम लोग कि अब तक कितने ऐसे इंडियंस हैं जिनको नोबेल प्राइज मिल चुका है, या इंडियन ओरिजिन के लोग, 2 वर्ड आप अलग अलग देखोगे तो बड़ी अजीब बात है, लेकिन अब तक सिर्फ और सिर्फ एक ही इंडियन है जिसको नोबेल प्राइज मिला है। दिख रहा है यहां पर कोई,
हाँ श्रेया, दिख रहा है यहाँ पर आपको? श्री, एक एक खाली एक ही इंडियन है वो। सर क्या नोबेल प्राइज के लिए? जो लिस्ट है आपकी, सर इंडिया से तो मिला हुआ है काफी को। कहाँ मिला है? सर उन्हें नहीं मिला था। ये सामने क्या दिख रहा है? श्री पढ़ना जरा, सामने क्या लिखा हुआ है स्क्रीन पे अगर दिख रहा हो तो। सर अभी आपने जो लिखा, मैंने नहीं लिखा, जो सामने लिखा हुआ है ये। द फॉलोइंग इंडियंस और इंडिविजुअल्स ऑफ इंडियन ऑरिजिन हैव बीन ऑनर्ड विद नोबेल प्राइज। ठीक है, अब यहाँ पे दो वर्ड है, एक है आपका इंडियन और दूसरा वर्ड क्या है? इंडिविजुअल इंडियन ओरिजिन। ऑरिजिन। इंडियन ओरिजिन, दोनों में क्या फर्क है? सर इंडियन मतलब सिटीजन, ठीक है, बढ़िया। जिनको मिला है। हाँ और इंडियन ऑरिजिन मतलब पेरेंट्स यहीं के हैं। हाँ, यहाँ करते थे, पर अब वो इंडियन सिटीजन नहीं है। दे वर नॉट अ इंडियन सिटीजन। समझ में आ रहा है? सर ठीक है, तो श्रेया, आपको समझ में आया ये? यस सर। ठीक है। अच्छा, अब इसमें अगर आप देखो, पहला आपका रविन्द्रनाथ टैगोर, जब इनको मिला था उस समय हम इंडिपेंडेंट नहीं थे। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे वो क्या कहलाएंगे? ब्रिटिश इंडियन सिटीजन, इस तरीके से ना। फिर आपका सीवी रमन कब मिला? 1930 में। फिर हरगोविंद खुराना 1968, ये इंडियन सिटीजनशिप छोड़ चुके थे उस समय तक। ठीक है, इनको यहाँ नहीं थे इस समय, अमेरिका में थे, वहां इन्होंने सर्च किया था, वहां से मिला था इनको। फिर मदर टेरेसा, ये बात अलग है कि मदर टेरेसा ने 1948 में इंडियन सिटीजनशिप ले ली थी, बिल्कुल सही है, लेकिन ओरिजिनली वो यहाँ की बर्थ की नहीं थी। ठीक है, लेकिन जब इनको मिला था पीस का 1979 में, तो तब वो कहाँ की सिटीजन थी? इंडिया की थी। अब यही से देखना ट्रिकी क्वेश्चन बनना शुरू होते हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, पहले मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ कि कैसे वो फंसाएंगे आपको एग्जाम में। अच्छा, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर फिजिक्स 1983 इंडियन सिटीजन थे? नहीं थे। दलाई लामा? नहीं थे। नहीं थे। रहने वाले तो यहीं के थे, हिमाचल में आज भी सर रहते हैं आपके, रिफ्यूजी, लेकिन रेफ्यूजी थे मिलता है आपके। उनको। अमर्त्य सेन 1998 ये नहीं भी है, नहीं थे। ये भी इंडियन सिटीजन नहीं है। फिर वेंकटरमन रामकृष्णन, ये भी इंडियन सिटीजन नहीं है, इन्होंने तमिलनाडु से पढ़ाई की थी लेकिन इंडियन सिटीजनशिप छोड़ चुके हैं। सिर्फ आपको जो मिलेंगे बस वही है, कैलाश सत्यार्थी, जो यहीं पे बर्थ हुए, यहीं पे सारा काम किया, आज भी जिंदा है। समझ में आ रहा है तीनों को? यस सर। ठीक है, तो अब अगर क्वेश्चन आए कि 4 ऑप्शन दे देंगे आपको और पूछेंगे इनमें से कौन सा ऐसा है जो इंडियन सिटीजन है, जिसको नोबेल प्राइज मिला है, और या तो वो मदर टेरेसा देंगे और या तो कैलाश सत्यार्थी देंगे। समझ में आ रहा है? कभी ऐसा नहीं होगा कि दोनों एक साथ ऑप्शन में आ जाए कि ए में क्या दे दें आपको? मदर टेरेसा, और बी में क्या दे दें? कैलाश सत्यार्थी। कि बताओ बिल्कुल प्योर इंडियन ओरिजिन का या इंडियन सिटीजन कौन है जिसको नोबेल प्राइज मिला था? ठीक, श्रेया समझ में आया? यस सर। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन। बाकी रट्टाफिकेशन ये आपको करना है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को कब मिला था, रमन साहब को कब मिला था, खुराना साहब को कब मिला था, मदर टेरेसा को कब मिला, और इनको एक तो ये सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होता है, पीसीएस में बहुत आते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, ये रट्टा वाले क्वेश्चन है। दूसरा, अगर इसी क्वेश्चन को घुमाना होगा तो इनका कंटेंट पूछ लेंगे कि रमन सर उसमें भी थोड़ा सा ट्रिकी आया था, इस बार आया था ना, पिछली बार आया था वो, कि वुमेन कौन सी थी नोबेल प्राइज में, वुमेन का भी आया था शायद। हाँ, जिनको केमिस्ट्री के लिए मिला था। हाँ, केमिस्ट्री के लिए। हाँ, इतना स्ट्रेट नहीं आता सर उसमें भी। स्ट्रेट नहीं आता। अच्छा, यहाँ से रविन्द्रनाथ टैगोर को क्यों मिला था लिटरेचर में, किस चीज के लिए? सर वो गीतांजलि। गीतांजलि, ठीक है सर। गीतांजलि। और गीतांजलि क्या है भाई? ये श्री को ज्यादा पता होगा। सर अ बुक ऑफ पोएम्स एंड ओड टू द गॉड। ठीक है, पोएम्स है कि शॉर्ट स्टोरीज है? सर पोएम्स है। पोएम्स है, ठीक। और लैंग्वेज कौन सी है? नहीं मालूम वो। हाँ, नहीं, बांग्ला नहीं है। इंग्लिश भी लिखे थे वो, मतलब। हाँ, ये ओरिजिनली इंग्लिश में ही लिखा गया था। ठीक है, जो ये गीतांजलि थी, बाद में इसका ट्रांसलेशन अलग अलग लैंग्वेज में किया गया। ठीक है, तो प्लीज इस तरीके से आप लोग खुराना साहब का देख लेना क्या है, रमन साहब का फिजिक्स का देख लेना, उनका अचीवमेंट क्या, पीस में तो क्या अचीवमेंट होता है। अमृत सेन का देख लेना, उनका वो क्या था, सब्जेक्ट क्या था। और वेंकट रमन साहब का देख लेना, और कैलाश सत्यार्थी को भी दोबारा पीस मिला। तो अगर आप देखो, पीस में आप 3 लोगों को मिल चुका है इंडिया में, अगर हम देखें तो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक कैलाश सत्यार्थी, दलाई लामा और मदर टेरेसा।
तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि इंडियन ओरिजिन में सबसे ज्यादा किस फील्ड से मिला, तो पीस से मिला। समझ में आ रहा है तीनों को? ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो गांधी जी को अब तक क्यों नहीं मिला नोबेल प्राइज मरणोपरांत, पॉस्टमस, कि गांधी जी इतना काम नहीं किया था? चलो फिर कोई बात नहीं, पूछना भाई या सर्च करना जरा नेट पर। अच्छा आगे बढ़ते हैं, ये समझ में आ गया तीनों को? श्रेया सूर्या समझ में आ गया? Yes, sir. सर नेल्सन मंडेला को मिला है नोबेल प्राइज? नोबेल प्राइज मिला है, उनको भी मिला है, पर वही है ना इंडियन ओरिजिन, वहां हम यहाँ डिस्कशन नहीं कर रहे हैं इस बारे में। सर गांधी जी को क्यों नहीं मिला वो फिर? गांधी, सर्च करना जरा नेट पे क्या बोलते हैं, सर्च तो करो, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट मिलेंगे आपको। बकायदा एक ने तो आरटीएम मारती थी कि गांधी जी को आज तक भारत रत्न क्यों दे दिया गया, जबकि कई आपके जो हमारे इंडियन लीडर्स हैं उनको पोस्टमस यानी कि मरने के बाद क्या मिल चुका है, भारत रत्न मिल चुका है, तो गांधी जी को क्यों नहीं मिला आज तक? तो बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब, सॉरी आंसर आया था मिनिस्ट्री ऑफ होम से। खैर उसको सर्च करना। आंसर क्या था? अरे मैं वही तो बोल रहा, सर्च करोगे तभी तो थोड़ा सा मिलेगा। अच्छा अगला ये देख रहे हो आप, क्या लिखा है, टेलकोस अर्ज गवर्नमेंट टू स्पेल आउट 5G पॉलिसी। असल में कल अचानक से आपके जो कौन है भाई इंटरनेट के बादशाह कह सकते हो, अंबानी साहब, उन्होंने डिक्लेरेशन कर दी कि हम लोग 2021 में मिड में क्या लॉन्च करने वाले हैं, 5G सर्विस करने वाले हैं। इससे अचानक से हड़कंप मच गई, किसी को एक्सपेक्टेड नहीं था कि इस कोरोना काल में ये वाली हरकत भी कर, अंबानी तो कुछ भी कर सकता है भाई, मतलब मुकेश अंबानी का तो बिजनेस माइंड बहुत आगे चलता है। तो 5G लॉन्च करने वाले हैं। तो जितनी भी टेलीकॉम कंपनीज हैं, एयरटेल से लेकर वोडाफोन से लेकर, उन्होंने अर्ज किया है गवर्नमेंट से कि देयर इज समथिंग टॉक ऑफ इंडियन हैविंग इट्स ओन 5G स्टैंडर्ड। ठीक है, असल में अब यहाँ पे वॉर, मतलब डिबेट इस बात का हो गया है कि 5G की डेफिनेशन क्या होती है। चाइना में 5G या अमेरिका में 5G या यूरोप में 5G की जो डेफिनेशन है वो थोड़ी अलग है। 5G का मतलब डेफिनेशन किस बेसिस पे होगी, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, स्पीड। ठीक है, तो वहां पे अलग है। अब ये जो अंबानी लॉन्च करने वाले हैं 5G, इसकी जो पैरामीटर्स हैं थोड़े अलग हैं, यूरोप और चाइना के स्टैंडर्ड को ये फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो इसी बात को लेकर जो बाकी टेलीकॉम कंपनीज, उनको फिर ये डर लग गया कि जैसे पहली बार इन्होंने अंबानी साहब ने हराया सबको कि वो किस में लगे थे, अभी जब ये मोबाइल फोन लॉन्च किया था, ये इंटरनेट हर रोज 1 GB 2 GB आज भी दे ही रहे हैं। जब ये वाला कॉन्सेप्ट लॉन्च हुआ था तो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये भी चीज हो सकती है। हाँ पहले कहाँ 1 महीने में 1 GB मिला करता था, मुझे आज भी याद है 1 महीने में 1 GB मिलता था फोन पे। सर ये भी सर बहुत बड़ी रेवोल्यूशन होगी इस डेकेड की। ये अगर 5G लिटरली जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है 5G का, अगर उस बेसिस पे जियो 5G लॉन्च करने जा रहा है अगले साल, अब तो आई गया ये 2021, तो ये बहुत बड़ी रेवोल्यूशन होगी। खाली टेक्नोलॉजी वाइज नहीं, हमारे यहाँ इस उनके बेसिस पे एम्प्लॉयमेंट भी क्या होंगे, बढ़ेंगे। ठीक सर, नहीं ये मैं जियो 4G बोल रहा हूँ सर, ये भी तो बहुत बड़ी रेवोल्यूशन है। हाँ वो तो है ही, बहुत बड़ी। अरे ये रिलायंस ही था जो पहली बार मोबाइल फोन लेके आया था। अगर आपको याद हो तो 2007 या 8 की बात थी मेरे ख्याल से। वो वीरेंद्र सहवाग का ऐड आता था, कर लो दुनिया मुट्ठी में, अगर आपको याद हो तो। चलो खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये रेवोल्यूशन तो इस टाइप की होती है। आपके लिए असाइनमेंट है तीनों के लिए, सर्च ये करना है व्हाट इज द इंटरनेशनल डेफिनेशन ऑफ 5G। इसको लिख लो सब लोग, इंटरनेशनल डेफिनेशन ऑफ 5G, इंटरनेशनल डेफिनेशन ऑफ 5, टेक्निकल डेफिनेशन देखना क्या है। ठीक है, इंटरनेशनल डेफिनेशन ऑफ 5G। और फिर से आप ये 2 कीवर्ड देख रहे हो नीचे, सर तो 5th जनरेशन हाई स्पीड इंटरनेट, यही तो होगा। नहीं कुछ स्पीड का होता है ना, मैं वही तो बोल रहा हूँ। इसी बात को लेके तो 5th जनरेशन ही तो होती है सर, फर्स्ट होगी सेकंड होगी। हाँ वो तो हम वही बोलते हैं, पर ये थोड़ी पूछे कि 5G का फुल फॉर्म बताओ। मैं पूछ रहा हूँ कि इंटरनेशनल क्या है। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग बस अभी 10 मिनट और है ना, क्योंकि ये 40 मिनट बाद मुझे वो करना पड़ता है। अच्छा खैर, डिफरेंस देख लेना GCM और CDMA में क्या होता है। श्रेया समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, GCM और CDMA में फर्क क्या होता है, ये नोट बना लेना, लिख लो इसको। डिफरेंस बिटवीन GCM, GSM और CDMA। सर GSM तो किसी मोबाइल में रहता है, पर CDMA उसी, अगर सेम है तो उसी मोबाइल पे यूज होता है जिसका वो है सिम। ठीक, फिर और मेंस में क्या लिखोगे, फुल फॉर्म क्या होती है? फुल फॉर्म तो अरे मेंस में यही तो, मैं यही तो बोल रहा हूँ, मेंस में यही सब तो लिखना होता है आपको। जी सर। ठीक, चलो खैर आगे बढ़ते हैं। अरे ये कहाँ से आ गया? तो CDMA ही स्टार्ट किया था इन्होंने, रिलायंस से सबसे पहले। हाँ किसने?
रिलायंस का सीडीएम ही तो था, वो जब हाँ, स्टार्ट वो किया था जो पहले अपने। था सीडीएम में था, ठीक हाँ है। सीडीएम में। चलिए अगला जो है, जो स्लाइड रहेगा तो मैं खत्म कर दूं फटाफट। श्री आवाज आ रही है? ठीक। अगला जो है वो हमारा ये है, ट्राइबल्स कम्स टुगेदर टू प्रोटेस्ट सॉइल बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक कीवर्ड है वो है क्या आपका, सॉइल बायोडाइवर्सिटी आपका कीवर्ड है। तो ये असल में है तो स्टेट न्यूज़, ठीक है, राजस्थान की न्यूज़ है कि वहाँ के लोग जो हैं, ये बंसवाड़ा के लोग जो हैं चाहते हैं कि भाई जितनी भी आपकी सॉइल बायोडाइवर्सिटी वो मेंटेन रहे, क्योंकि उससे ही क्या रहेगी, आपकी जो सॉइल फर्टिलिटी है वो आपकी क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी। लेकिन इसको हम अगर नेशनल लेवल पे लेके आए तो सॉइल बायोडाइवर्सिटी खाली गुजरात, ये राजस्थान के नहीं, जितने भी आपके स्टेट्स हैं, हर फार्मर या हर लोकलाइट ये चाहता है कि वहाँ की जो सॉइल बायोडाइवर्सिटी है वो क्या रहे, आपकी मेंटेन रहे, ठीक। तो यहाँ से जो एक क्वेश्चन बन सकता है आपके एमसीक्यू के लिए, वो ये बन सकता है कि जो सॉइल बायोडाइवर्सिटी होती है वो क्या होती है। तो उसको अगर आप यहाँ देखें तो सॉइल बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है कि आपके सॉइल में आपके जो लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं, क्योंकि उसी में क्या जो लेग्यूमिनस प्लांट हो, जैसे आपके क्या हो गए, चने के पौध हो गई, आपकी दाल हो गई, उनमें क्या मिलते हैं, ये बैक्टीरिया मिलते हैं जो कि क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। फिर बहुत सारे आपके प्रोटोजोआ सॉइल में मिलते हैं, बहुत सारे फंगस आपके मिलते हैं, बहुत सारे आपके बैक्टीरिया मिलते हैं, फिर बहुत सारे आपके नीमेटोडर्स जो हैं ये आर्थ्रोपोडा के अंदर आएंगे, मतलब सॉरी ये नॉन वर्टिब्रेट के अंदर आएंगे, वो आपके मिलते हैं। तो ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स होते हैं, जो आप यहाँ पे देख रहे हो अपने डायग्राम, ये इमेज में 1 2 3 4 5, these all are very important to maintain a what, soil biodiversity, ठीक। तो ये एक एनवायरनमेंट का क्वेश्चन हो गया, वहां से आपके बन सकते हैं, ठीक है। तो एक बार ये मैं स्पीच आपको शेयर कर दूंगा, सॉइल बायोडाइवर्सिटी को एक बार पढ़ लेना क्या चीज़ है। यहाँ पे लिख रहा है, प्लांट मैन्योर अ होल वर्ल्ड ऑफ क्रिएचर इन द सॉइल दैट इन रिटर्न फीड एंड प्रोटेक्ट द प्लांट्स, ठीक है। तो एक तरीके का सॉइल बायोडाइवर्सिटी इतना इंपॉर्टेंट है कि ये एक तरीके का जो माइक्रो लेवल का इकोसिस्टम होता है वो मेंटेन करके रखता है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और ये न्यूज़ थी ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर थी, कि लक्षद्वीप ने डिसाइड किया है कि उनके यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, आपकी ऑर्गेनिक फार्मिंग होगी। और मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका था कि पूरे भारत में सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग इंट्रोड्यूस शुरू करने वाला कौन सा स्टेट था, आपका सिक्किम, ठीक है। अब उसके बाद हर एक स्टेट धीरे धीरे क्या कर रहा है, ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट कर रहा है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग आपका ये होता है जिसमें आप वर्मी कंपोस्ट होता है वो यूज करते हैं, ग्रीन लीफ मैन्योर यूज करते हैं, क्रॉप रोटेशन मैन्योर यूज करते हैं, बायोलॉजिकल मैनेजमेंट होता है, एनिमल हस्बेंड्री होता है, बायो फर्टिलाइजर होते हैं, ना कि केमिकल फर्टिलाइजर और मैन्योर, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो आपके एलिमेंट्स हैं, दीज आर व्हाट टुगेदर नोन एज ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो इससे एक फुल फ्लैश क्वेश्चन जो है वो आपके प्रीलिम्स के लिए प्लस मेंस के लिए बन सकता है, या एमसीक्यू के लिए, जो भी यूपीएससी का पेपर हो उसके लिए आपसे यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसको जरा एक बार ऑर्गेनिक फार्मिंग को एक बार इन डेप्थ में पढ़ लेना, ठीक है। होंगे यही सब इसी के अंडर में हेडिंग में होंगे कि ग्रीन लीफ मैन्योर कैसे बनता है और क्रॉप रोटेशन क्या होता है, ठीक है। श्री समझ में आ रहा है? सर जो इसकी ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, ये वो मतलब जैसे छोटे स्टेट्स तो कर लेते हैं ना, हाँ, लेकिन जैसे बड़े स्टेट हैं जो बड़े प्रोडक्टिविटी इनकी, तो सर वो कैसे करेंगे? नहीं देखो, इसके लिए असल में क्या होता है ना, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए ये सब जो चीजें होती है ना, वर्मी पोस्ट हो गया, ग्रीन लीफ, इनके लिए टाइम चाहिए होता है, यू नीड अ टाइम टू प्रिपेयर। और जो बड़े बड़े स्टेट्स हैं या जो बड़े बड़े आपके किसान होते हैं, उनको तो एज अ इंडस्ट्रियल डिमांड होती है, जो मार्केट डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है, इसलिए वो कौन से फर्टिलाइजर यूज करते हैं, आपके केमिकल फर्टिलाइजर्स। लेकिन अगर इसकी तैयारी 6 महीने पहले या 1 साल पहले से लेके चली जाए, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि पहले होती नहीं थी, पहले भी करते थे हम लोग, तो उस हिसाब से अगर तैयारी की जाए तो ये हो सकता है, पॉसिबल है, ऐसे नहीं कि इम्पॉसिबल, ठीक है। सर फार्मर्स बोलते हैं कि इसकी वो कम होती है सर, जैसे प्रोडक्शन। हाँ, तो प्रोडक्शन तो कम होगी, नेचुरल चीज है, उसमें आप कितनी एक लिमिट तक डालोगे। तो देखो, इसमें सैक्रिफाइस तो दोनों करना पड़ेगा ना। अगर आप केमिकल फर्टिलाइजर ज्यादा डालते जाओगे तो एज सॉइल की फर्टिलिटी कम होती जा रही है। एक टाइम आएगा जहां पहले खाली ½ kg केमिकल फर्टिलाइजर यूज होता था खेतों में, आज उसी खेत में ½ kg की जगह 5 kg यूज करते हैं वो फर्टिलाइजर। कौन सा? केमिकल फर्टिलाइजर, क्योंकि सॉइल अपनी फर्टिलिटी लगातार क्या करता जा रहा है, खोता जा रहा है। और ये जो केमिकल फर्टिलाइजर होते हैं, ये सीधा आपके खाने में होते हुए आपके बॉडी में पहुंच रहे हैं। तो आजकल लोगों को कैंसर बहुत ज्यादा होता आ रहा है। पहले कैंसर सर यूरिया का क्या यूज होता है सर खेती में? वो उसकी प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने, ग्रोथ को बढ़ाने के लिए होता है, नाइट्रोजन होता है ना उसमें। हाँ सर, यूरिया भी पेस्टिसाइड्स में आएगा? पेस्टिसाइड में नहीं आएगा, वो फर्टिलाइजर के तौर पे आएगा ना सर, लेकिन वो भी अच्छा नहीं माना जाएगा ना यूरिया भी? नहीं, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता, मतलब बहुत ज्यादा अगर अमाउंट में यूज किया जाए तो, ठीक है।
चलो खैर आगे। श्रेया आपको आवाज आ रही दोनों को? Yes sir. ठीक है, चलो। हाँ, ये हमारी लास्ट न्यूज़ से छूट गई थी। ये आपका एक लास्ट न्यूज़ थी 8 नवंबर की, सॉरी दिसंबर की, कि यूएस चाइना डोमिनेट्स आर्म्स मार्केट रिपोर्ट। ठीक है, तो एक मार्केट रिपोर्ट आई, उसमें पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो ये आर्म्स हैं, चाहे वो फाइटर प्लेन हो या गन्स हो, वो देखो कौन बेच रहा है, अमेरिका बेच रहा है 61%, और उसके बाद चाइना बेच रहा है 15%। और यही दोनों देश चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि पूरी दुनिया में पीस होनी चाहिए, पीस होनी चाहिए, है ना। तो ये समझ में नहीं आता है, फिर अगर पीस होनी चाहिए तो इनके आर्म्स और एम्युनिशन क्यों बिक रहे हैं। तो ये बात सब जानते हैं, कोई हिम्मत नहीं करता कि जितने भी आपके सिविल वॉर्स हो रही होती हैं, जैसे आपके सीरिया में हो रही हैं, सेंट्रल एशिया में हो रही हैं, इंडिया पाकिस्तान के बीच में, ये हमेशा चाहते हैं कि टेंशन रहे, क्योंकि तभी तो हथियार बिकेंगे हमारे। ठीक है, कभी ये नहीं चाहते कि ये जो मसला है वो क्या हो जाए, सॉर्ट आउट हो जाए। तो ये बहुत अजीब सी बात है। खैर, हमारे लिए एग्जाम के लिए हमको एक क्वेश्चन मिल गया एमसीक्यू के लिए कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार कौन बेचता है, तो आप अमेरिका टिक करेंगे, उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या करेंगे, चाइना टिक करेंगे। ठीक है, चलो भाई, अब हम लोग जो है अपना जो रेगुलर ज्योग्राफी है उसको पुटअप कर लेते हैं।